तो हमारे पास मैथ्स के फैकल्टीज, फिजिक्स के फैकल्टी और माई सेल्फ ऋषिकेश यादव, मैं केमिस्ट्री खुद पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में गाइड करूंगा। अदर टीचर्स अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में गाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज हमने इनफ पढ़ाई कर लिया है साल भर में। अब उस पढ़ाई को हमें एग्जीक्यूट करना है, वट एवर मे बी द सब्जेक्ट। अब पर्टिकुलरली अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इनिशियली स्टेट बोर्ड में लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं। मे बी किसी का इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश तो सबका कंपलसरी होता है, बट किसी की ऑप्शनल लैंग्वेज होते हैं, मराठी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, किसी का उर्दू हो सकता है, कोई कोई अरेबिक ले लेता है। तो लैंग्वेजेस के पेपर में मेन चीज है आपका ग्रामर, क्योंकि ग्रामर ऐसा सेशन है कि जहां हमें बुक से क्वेश्चन नहीं आते। ग्रामर ग्रामर का जो स्पेशल पार्ट है, जैसे मैं कल गो थ्रू कर रहा था पेपर से, तो 25 मार्क्स हर लैंग्वेज के सब्जेक्ट से ग्रामर से पूछे जाते हैं। ये हो गई लैंग्वेज के पेपर्स की बात। अगर मैं पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टेट बोर्ड में टोटल 16 चैप्टर्स कैरी करता है, जिसमें से 1 to 6 चैप्टर्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के है। नेक्स्ट 7 to 9 चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। और 10 से लेके 16 तक जो चैप्टर्स है वो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं, तो स्टेट बोर्ड में सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज 33%। आई एम सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री का परसेंटेज होता है 37%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परसेंट होता है 30%, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परसेंट होता है 33%। तो ऐसे टोटल 100% से तीनों केमिस्ट्री सेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर लेके चलता हूँ और स्क्रीन के ऊपर थोड़ा समझाना भी है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री का हाई वेटेज है 37%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 30% और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 33%। सो हमारे पास जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम को फेस करेगा उसमें हम 3 स्टूडेंट को देख के चलते हैं, ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट। ए स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, वो न्यूमेरिकल सेक्शन को एंड डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से कर लेता है। बी वाले का क्या इशू है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत अच्छे से करता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन अच्छे से कर पाता है, बाकी वो इतना अच्छे से नहीं कर पाता है। और सी वाले का क्या इशू है, सी वाले का ये इशू है कि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जितने आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस, उनको अच्छे से टैकल कर पाता है। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो जिसको न्यूमेरिकल और ऑर्गेनिक अच्छा लगता है बट थ्योरी क्वेश्चंस अच्छे से टैकल नहीं करता है। मे बी दो कॉम्बिनेशन, या कुछ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। तो हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री के पेपर को अच्छे से देखेंगे तो हमारे पास टोटल 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। आपने बहुत सारे प्रीलिम्स भी दिए होंगे। सेक्शन ए सबके लिए कंपलसरी होता है, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन और सेकंड आंसर इन वन सेंटेंस। आंसर इन वन सेंटेंस। एमसीक्यू हमें 10 मार्क्स के लिए, आंसर इन वन सेंटेंस हमें 8 मार्क्स के लिए, दैट इज इन टोटल सेक्शन ए का जो वेटेज हो जाता है वो हो जाता है 18 मार्क्स।
तो मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस रहेगा कि सेक्शन ए को हम पहले सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज इसका रीजन है कि सेक्शन ए में हर क्वेश्चन कंपलसरी है। अगर हमने कुछ भी मिस्टेक किया इनिशियली तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही बैड हो जाएगा एग्जामिनर के सामने। जब आपकी कॉपी चेक होने जाएगी तो पहली पेज पे, दूसरी पेज पे मिस्टेक्स दिखेंगे, तो आपके पेपर को वो अलग नजरिए से देखेगा कि भाई पहले पेज पे, सेकंड पेज पे मिस्टेक्स है। तो हम सेक्शन ए को ट्राई करेंगे। सेक्शन ए को पूरा कंप्लीट कब सॉल्व करना है? जब हम इनको कॉन्फिडेंट हो। अब आप कोई भी सेंटर पे जाओ, कोई भी सेंटर पे आपका पेपर हो, वहां एक चीज तो जरूरी होगी कि इनिशियल जब इन्विजिलेशन होता है तो एकदम स्ट्रिक्ट होता है। पहले एक घंटे में या पहले 1.5 घंटे में बोलो, बट बाद में थोड़ी सी चीजें, माहौल हमें समझ में आ जाता है कि भाई कैसा है क्या है। सेक्शन ए को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। सो वी हैव टू कीप सेक्शन ए आफ्टर 1 आवर। हमारे टोटल एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है। तो पहले घंटे में हम सेक्शन ए को सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। होप सो दिस पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन होते हैं। मतलब टोटल अगर बात करूं मैं क्वेश्चंस की, तो टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं। इन 12 क्वेश्चन में से हमें 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस मीन्स कि सेक्शन बी में हमें 4 क्वेश्चन ऑप्शनल मिल रहे हैं, और यहाँ हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स का वेटेज होता है। तो टोटल सेक्शन बी का जो वेटेज हो गया वो हो गया 16 मार्क्स का। सो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि हम सेक्शन बी से पेपर राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज सेक्शन बी में हमें एटलीस्ट हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा पढ़ाई जो भी हमने किया है, जैसे ए स्टूडेंट की बात करें तो ए स्टूडेंट में न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेरिवेशंस बहुत अच्छे से सीखे हैं। तो वो ढूंढेगा कि सेक्शन बी में जो मैंने पढ़ाई किया है साल भर, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे क्या, कुछ डेरिवेशंस पूछे क्या। और मैं आपको बता दूं कि हर सेक्शन में, चाहे आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आपको हर सेक्शन में उसके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो पिक दैट क्वेश्चन फर्स्ट। जैसे अगर मैं 3 से लेके 14 तक क्वेश्चन की बात करूं, आपको पता चला कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने पढ़े हुए हैं और आप इनको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो। तो सेक्शन बी के हम पहले उन क्वेश्चन को टैकल करेंगे जो हमें कॉन्फिडेंस, एग्जाम में कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। होप सो मैं जो बात बोल रहा हूँ आप सब लोग समझ पा रहे हो। सिमिलरली अगर हम सेक्शन सी पे जाएं, तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 तक ऐसे टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ भी आपको मिलेंगे। इन 12 में से अगेन हमें 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। या हर क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स है, मतलब सेक्शन सी हमारा टोटल हो जाता है 24 मार्क्स का। यहाँ पे भी मैं सेम एडवाइस दूंगा कि आप सेक्शन बी में जो टेक्निक अप्लाई किए, जैसे कि आपको इन 12 क्वेश्चन में से आपने जो पढ़ा है, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन हो, डेरिवेशंस हो, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हो, या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो, ब्लॉक केमिस्ट्री हो, आपको इन 12 क्वेश्चन में से ढूंढ के निकालना है कि भाई मैंने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, और उन क्वेश्चन को हम पहले टैकल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आया है, और मैं एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं आउट ऑफ 70 केमिस्ट्री सेशन में। सेक्शन डी की अगर बात करें दोस्तों, तो सेक्शन डी में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक। तो इन 5 क्वेश्चन में से वी हैव टू सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हमारे बनते हैं 12 मार्क्स। तो यहाँ पे भी सेम एडवाइस रहेगी। अब सेक्शन डी की खास बात क्या है कि यहाँ एक क्वेश्चन 4 मार्क को है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 27 कभी भी आपको एक चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को डिवाइड करके देंगे वो लोग 2 पार्ट्स में। जैसे ए पार्ट 2 मार्क्स का होगा और बी पार्ट 2 मार्क्स का होगा, सो दैट ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो आपका बनेगा 4 मार्क्स का। तो ये सेक्शन डी में आप ऑब्जर्व करो, जितने भी आपके पास पीवाईक्यूज है या जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो, उसमें अगर सेक्शन डी आपने देखा होगा, तो सेक्शन डी का हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। बट पूरा 4 मार्क का एक कॉन्सेप्ट कभी भी बोर्ड आपसे नहीं पूछेगा। उस 4 मार्क को वो स्प्लिट करके पूछेगा, या तो ए बी के फॉर्म में, नहीं तो एबीसी के फॉर्म में। सो इससे क्या होगा कि सपोज ए पार्ट आपने नहीं किया हुआ है, बट 27 का आपने बी पार्ट अगर किया है, तो बी पार्ट्स के आपको 2 मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो ऐसे अगर हम पूरे सेक्शन को एनालिसिस करें, तो टोटल हमारे 4 सेक्शन से, हर सेक्शन के मार्क्स अगर हम मिलाएं,
जैसे सेक्शन ए 18 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 16 मार्क्स का होता है, सेक्शन सी 24 मार्क्स का होता है, सेक्शन डी 12 मार्क्स का होता है। इन सबको अगर हम ऐड करें तो टोटल हमारे मार्क्स बन रहे 70, और विथ ऑप्शन अगर मार्क्स देखे तो 98 मार्क्स में से 98 विथ ऑप्शनल मार्क्स होता है, उसमें से हमें 70 मार्क्स का कंपलसरी पेपर लिखना होता है। जिन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा होता है, मतलब जिनका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा है, वो 1 to 6 चैप्टर जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, मैं बोलूंगा कि उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, उनके डेरिवेशन की प्रैक्टिस करें, और साथ में ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी एनालिसिस करें। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होता है 10 नंबर के चैप्टर से लेके 10 to 13, दैट इज हेलोएरिन्स टू अमाइंस। ये हमारे कोर केमिस्ट्री के चैप्टर्स है। कोर केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस और उनके रिएजेंट याद रखना है, और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 15 से लेके 20 ऐसे रिएक्शंस है, जिनमें से जिनको हम नेम रिएक्शन बोलते हैं, जिनमें से हर साल 4 to 5 रिएक्शन रिपीट होते ही होते हैं। मतलब जैसे मैं नेम रिएक्शन अगर मैं बोलूं आपको, जैसे पहले चैप्टर में फिंकलस्टीन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, शॉर्ट्स रिएक्शन है, तो ऐसे अगर हम पूरे कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 15 to 20 रिएक्शंस हमें मिलेंगे, जिनमें से हर साल नेम रिएक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड पूछता है। तो ऐसे अगर आप प्लान वाइज स्टडी करेंगे, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी किए, कुछ नया नहीं करना है हमें, इन एंड फेज में कुछ नया नहीं करना है, हम जो सीखे हैं उसको एक सही वे में प्लान करना है और सही वे में पेपर में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपको सलाह दूंगा जो बहुत कम लोग करते हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने प्रीलियम्स में एडीसीआई के स्टूडेंट्स को भी बताया, आपको भी बताना चाहूंगा। ये हमारा बोर्ड का पेपर होता है, मतलब पहला पेज कुछ ऐसे दिखता है, तो टोटली ब्लैंक होता है। तो हम लोग पेपर लिखने से पहले, क्योंकि हमें आंसर शीट बोर्ड वाले 10 मिनट पहले दे देते हैं, और शार्प 11 o'clock को जो आपका पेपर स्टार्ट होगा तब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो जब आपको 10 मिनट पहले आंसर शीट मिल रहा है तो उसके ऊपर आप मार्जिन करके लिख सकते हो, मार्जिन करके रख सकते हो कि सो दैट आपका पेपर थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव लगे। तो मार्जिन करने के मार्जिन अगर किए तो उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने सबने बोर्ड्स का फीस पे किया है, तो हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे कि न्यू क्वेश्चन को न्यू पेज पे स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं, सेक्शन ए सॉल्व करें तो सेक्शन ए, और सेक्शन ए का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम हमें 10 एमसीक्यू है, तो हम 10 एमसीक्यू सपोज यहाँ मेरे पूरे के पूरे आधे पेज पे ही 10 एमसीक्यू फिनिश हो जाते हैं, बीच में आके मेरे 10 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते हैं, और ये वाला नीचे वाला पोर्शन मेरा रिमेनिंग है। तो हम यहां से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट नहीं करेंगे। हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज न्यू क्वेश्चन शुड बी ऑन न्यू पेज। वहां आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आप पेज क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप जो मतलब ऐसा स्पेस नहीं छोड़ सकते, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एक पेपर रिप्रेजेंटेशन, जब आपका कॉपी चेक होने जाएगा मॉडरेटर के पास, चीफ मॉडरेटर के पास, एग्जामिनर के पास, तो उसको लगेगा कि नहीं भाई बंदे ने हर क्वेश्चन को न्यू पेज से स्टार्ट किया है, क्लीन पेपर है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो मतलब आपके पेपर को देखने का नजरिया उसका चेंज होगा। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स चाहे आपके फिजिक्स के हो, मैथ्स के हो या केमिस्ट्री के हो, न्यूमेरिकल्स का आपका जो भी फाइनल आंसर आया, फॉर एग्जांपल आपका x इज इक्वल टू 1.23 आंसर आया, तो हर हमेशा आंसर आने के बाद आंसर को बॉक्स करना सीखो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपने बीच में क्या लाइंस लिखे, एग्जामिनर अगर आपका पेपर उसको अच्छा लगे तो वो सीधा क्वेश्चन पढ़ेगा और देखा गया कि आपका जो फाइनल आंसर है वो कैसा है। तो फाइनल आंसर को अगर आपने डायरेक्ट बॉक्स करके लिखा, हाईलाइट करके लिखा, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है हमारे एग्जाम में। होप सो दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर हम पूरे एग्जाम की बात करें तो पूरा एग्जाम हमारा 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स। तो 3 आवर्स का मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए। 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स, 180 मिनट्स में हमें पूरा पेपर कवर करना है। तो हमारे पास जो सेक्शन सी है उसको सबसे ज्यादा वेटेज है, सेक्शन सी को हमारे पास कितना वेटेज है, 24 मार्क्स का वेटेज है। तो ट्राई करना है कि सेक्शन सी में हमें अच्छे से ज्यादा मार्क्स मिले, मतलब जो सेक्शन ज्यादा मार्क्स का हो
उस ऑर्डर में अगर हम पेपर को फिनिश करें तो बेहतर है। मतलब सेक्शन सी को 24 मार्क्स है तो हम 24 मार्क्स पहले 24 मार्क्स में से हम मैक्सिमम कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं वो सोचेंगे। उसमें हमारा तकरीबन 1 आवर 60 मिनट्स अगर आपने 60 मिनट्स अगर आपने सेक्शन सी पे अच्छे से इन्वेस्ट किया तो आपको अच्छे खासे मार्क्स दे सकता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यू आप सेक्शन बी और सेक्शन डी कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। बट मेरी एक एडवाइस मानो, सेक्शन ए को लास्ट मोमेंट पे रखना जरूर है, बट ऐसा नहीं कि उसमें अगर टाइम नहीं बचा तो उसको नेग्लेक्ट करके आना है, बिकॉज एमसीक्यू रॉन्ग भी हुआ तो उसका कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो वी हैव टू अटेंड ऑल एमसीक्यूज, वी हैव टू अटेंड ऑल वन आंसर क्वेश्चन, बिकॉज स्टेट बोर्ड के पेपर में या सीटी एमएसटी सीटी का जो पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। होप सो मैंने जितने पॉइंट्स बोले हैं वो क्लियर है। अगर आपको कुछ डाउट है केमिस्ट्री रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल वेट फॉर 2 to 3 minutes एंड फॉर क्लास 12 कोई पूछ रहा है कि फॉर विच क्लास, वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन कि हाउ टू राइट पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट। सॉल्ट इन इजी वे, अच्छा यू आर आस्किंग अबाउट मींस सॉल्ट के बारे में अगर बोल रहे हो सर कि सॉल्ट थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सॉल्ट को कैसे याद रखे। एक टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का, सॉल्ट एनालिसिस या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब हमें तो यहाँ कुछ ऐसा डिस्कस नहीं करना है, बट फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, मे बी देयर इज इशू ऑफ स्क्रीन, आई एम अनेबल टू राइट। मैं आपको ओरली समझा सकता हूँ कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या। हमारे पास 4 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। बेसिकली सॉल्ट बनता है एसिड एंड बेस का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। So by combination of this acid and salts, we have 4 types of salt. That is salt of strong acid, strong base; salt of strong acid, weak base; salt of weak acid, strong base; salt of weak acid, weak base. So जब इन salt को हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये आयनाइज्ड हो जाता है वाटर में ऐड करने के बाद। सो हमें बस उनका नेचर बताना होता है कि व्हेन वी डिसॉल्व अ पर्टिकुलर सॉल्ट इन वाटर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है, दोनों भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल नेचर का बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एसिड है तो जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो भी एसिडिक होगा। अगर हम बात करें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बेस है तो सॉल्ट का नेचर भी बेसिक होगा। अगर हम बात करें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस की, तो दोनों कंपोनेंट वीक होने के कारण जो सॉल्ट का नेचर होगा वो डिपेंड करेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर, दैट इज ऑस्वर्ट्स डाइल्यूशन लॉ के ऊपर। अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक, बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बेसिक। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द ions, that is acidic radical and basic radical, are equal, then your solution is neutral. Okay, is there any other doubt related to chemistry? You can put in chat session. Now I will hand over your uh, queries to Gulam sir, that is a maths faculty. Now he will briefly explain you how to write maths paper, its paper pattern, and all other tricks, and which session you have to attend first and later on. Thank you, class.
हेलो। हाँ सर बोलिए। कम कम। So, hello everyone. Good afternoon to all. Uh, I'll be taking uh, about the mathematics subject. My name is Gulam Sarwar. I am a maths faculty here in ADCI. So I will be discussing some points related to your board exams. So how you can score good marks, better marks, which all points you need to keep in your mind before the exam and during the exam. Okay, students. So first of all, I would like to tell you that you go through the overall chapters which you have in your syllabus to study and categorize all the chapters into easy, moderate, and hard according to your convenience. Which chapter feels like very easy to you, which is moderate, and which needs more time to dedicate so that you can score good marks and you can solve the questions in a better way. So there are so many chapters. I think overall, if you count from Maths 1 and Maths 2, you are going to get approximately 17 to 18 chapters. Okay, so it is up to you during the whole last 1 year how you have studied. And since it is very near to your board exam, we have very less time left. So we can only discuss about the approach, and you can say some tricks, and so that you can, whatever you have studied in the last 1 year, you can keep it in a better way, easy way, so that things become easy for you to score best marks in your exam. So I would like to figure out some points in front of you. That is, first of all, whichever book you are following to solve the questions, it must be at least like if you have exam from, I'm just giving one example. If your exam starts from, your maths exam is on 20th Feb, so before January, start of January itself, you should have completed your whole syllabus once, so that you get time to revise all those chapters whatever you have studied in the whole year. Because if you are not revising the things, it is going to create difficulties while solving questions in your exam. So revision is must. So whichever book you are following, you must be solving it twice at least, so that you come across the questions which you might have marked during the first time when you were solving all those questions, so that you can remember those questions for your coming examination. And also, after completing that book, you must go through the previous year's questions to practice those questions, to get an idea about which kind of questions are generally asked in the board exams, because it is seen various times that the questions are being repeated. So you, when you solve the previous year's questions, you get the idea about which type of questions you need to solve, which question needs more time. Like some theorem type question is there, proving question is there, and some you can say finding out the values questions are also there. So it is up to you which part is easy for you and which is hard for you. So accordingly, you make your plans and give time to all those parts separately. And along with that, you should also make your own notes to revise it during the last moment in a lesser time, in a fast way. That is going to give you a brush up for all the formulas, all the theorems which you have studied the whole year. So they will give you an idea that which all things you have studied and which all theorems and formulas you need to keep in your mind while going to examination hall. Also, you must focus on high weightage topics, like there is trigonometry is there, calculus is there. So everybody knows that for class 12th, calculus is very important. Around, you can say 40%, around 40% of your calculus part is important. Okay. Yeah. Explain of mode. Some student is asking about the mode. Okay. Okay, I will come on your part also. Okay, so while focusing on high weightage topics, like I was saying that calculus is the part where more questions are asked.
So your differentiation part, integration part, definite, indefinite, application of derivatives and area under curves, all these are coming under the calculus. So you must, after solving once all those questions from your exercise, you must mark the important questions, because the number of questions are very large, very vast. So it is not possible to revise all those questions once again at the last moment if you have very less time left. So you must mark the questions, and you should solve only those questions which needs special attention, or it needs revision. And the small questions you can leave to save your time, so that it less number of time you can solve more questions. Also, whatever notes you have made for your formulas, definitions, theorems, you keep on revising those things time to time. And your time management should be very accurate. You must give equal time to all during the last time of your nearing board exam. You must give equal time to your sleep also, because when you get a good sleep, then only you can keep the things, memorize the things easily, whatever you are learning. So take a proper sleep. And also you divide your whole day time in such a way that even you get some time for refreshment also, you get evening time, some time for your, you can say, walkout also you can take, so that your whatever things you are remembering, that is in a proper planned way, and whatever you are studying, that gets memorized in your mind in a, you can say, a stepwise manner. Then it will make you easier to remember all those formulas, all those concepts in your examination. Okay. And similarly, I would also like to give you some tips on your exam day strategy. That the day when you are going to sit for your writing your papers in your examination hall, there you must be very careful while reading the instructions of your paper. Before starting, you read all those instructions, whatever is being given, and you need to follow all those. There are some sections divided for all the questions, and accordingly their marking schemes is also written in the right hand side of the paper. So you go through that, and you mark all those questions which you are already knowing, and so that you can solve it without taking much time. So those questions should be solved first, as last, as our sir also told, that when you will solve the questions which you are knowing first, that is going to boost up your confidence, and that will lead you to solve the questions in a positive mood, positive attitude. That will help you to complete the question, all your questions in time. And along with that, you should, after attempting all those easy questions, you go for the questions which you are finding difficulty. You give some time, extra time to it, think on it, try to memorize the formulas, and then complete those questions also. And along with that, your presentation should be very clear. Neatness is important, because the examiner which is checking your paper, that gives the first impression to them. So your presentation should be very clear. When you start any question from any section, you must try to complete all those questions in that section itself. Then after completing that part, you try to use your pencil also to give the underlines that one section is completed. Then in the center you write down. So I will be using a notepad also, so that you get a better idea what I'm trying to say. The points which I was trying to discuss for your exam day strategies. Screen is visible, I hope, to all of you. You can message on the chat box if it is visible. If you are finding difficulty, then write down in the chat box so that I get an idea.
विजिबल है? So I was trying to say you that you follow all these 4 points. They are going to help you during the examination. First of all, you must read the instructions carefully, whatever is given. Then I was trying to say that attempt those questions which are easy to you. You have to attempt all the questions, but first you attempt those easy questions. Presentation should be very clear, neat. Along with it, at the last, you must review your paper, whatever you have written. That what I'm trying to say under review your paper is that reserve the last 15 to 20 minutes to review your answers and also correct if you get any mistake. Correct if any mistakes are there, okay? And if you talk about the paper pattern, mathematics, you are getting 20 marks for your internal and your rest 80 marks are for your written. Okay, in these 80 marks you have sections. Section A, Section B, Section C, Section D. Accordingly, the questions are divided. Under 80 marks, you have Section A, Section B is there, Section C is there, and Section D. In Section A, they will ask you about some MCQs questions. Then you have short answer questions. Then long answer questions are there. Then very long answer questions. So you go through the whole paper once and you marked out the easy questions which you are knowing and then solve those questions first. And then after that, you go through those questions which you are unknown, which is tough to you, hard to you. You read it carefully, try to memorize the formulas and solve those questions also. And I think those 20 marks for internal, almost every student gets about 18, 19, 20 like this. So that is going to overall increase your total marks. So work accordingly. Those internal marks, you can say it is like reserve marks for every student.
that you are going to get. You have to main work on your written part, that you have to, whatever we have discussed till now, all those points you keep in your mind and work accordingly, so that you get you can score high marks, and which are going to help you in further admissions in other you can say in colleges, or whatever the requirement are being asked for other exams or other college admissions. So you need to score good marks. These are going to help you. So out of all these discussions, I would also like to ask, hope everyone is understanding. If you have something to ask, then we can discuss on it. You can write it in the chat box, so that accordingly I will work. So I'm going to open the chat box, whatever you will write, so that we can discuss on it. Please. Yes, hope I'm audible to all. You can write down your, you can say, concerns on this chat box, so that we can discuss regarding mathematics part. It will be a 3-hour paper for all of you. So go well prepared for those 3 hours papers. So see, one more thing I wanted to discuss, that many do not have the habit of sitting for 3 hours continuously. So make it a practice while you are at your home. You try to solve those PYQs, or you can take the sample papers also, and try to make yourself sit for 3 hours continuously, so that you get an idea. Because you are going to sit in the board exam, you will not get a chance to leave your seat till 3 hours. So you must have a practice for it. So at home you can take some sample papers from any website, or your class also, from your teachers also, and you try to solve those questions within those 3 hours, and you can check yourself what is your marks, what is your status, and then work accordingly by getting those, you can say, feedback after that sample paper solving. So all this was from my point of view. uh, yeah, for class 10th also students are there. Okay, for class 10th also, see students, points will, yes, पीपीटी नहीं है पीपीटी पीपीटी नहीं है, स्क्रीन शेयर किया हुआ है। पीपीटी क्यों नहीं है पीपीटी शेयर करता हूँ 1 मिनट। एक्सप्लेन कर रहे थे। पीपीटी किधर है पीपीटी किधर है yes, ये देख, अरे पैर मत पड़ तू पढ़ाने उसको बात करो पढ़ा सर पीपीटी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था तो ह्यूमैनिटीज इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट दैट इज फॉर आर्ट्स तो you can take our number, we'll talk on humanities later on for class 10. Whether it is 10th standard or 12th standard, exam is going to be the same. That patience level has to be there. Commerce will take in the next session, not in this session. Yeah, we'll provide you with a recording, ma'am. Commerce and humanities, we can do it later on. Continue करो गुलाम सर जी, okay. See students, whether you are in class 10th or 12th, for board exam, strategies will be same for all. Like these are the strategies in the form of points we have collected here. You can see one by one. You must learn the strategies to maximize your scores. That is how you can get maximum marks, whatever you have studied out of it. So whatever chapters are easy for you, go and revise those things in such a way that you are not going to miss a single mark on those questions. At least that should be from your side. And the things which are going to be tough for you, so don't, if you have not studied it once before, you can say January, don't touch those chapters after Jan. Okay, they are going to make your things difficult. Whatever you have studied, revise those things more and more times, and try to score maximum marks out of those chapters, out of those topics. Okay, along with that, you must
try to means have control on your time management, and your revision technique should be very smart, so that in less time you can revise all those things whatever you have studied in the whole year. And during the exam time, you must avoid your common mistakes and always be focused that you don't get disturbed. You must have your full concentration while sitting for 3 hours with higher efficiency, so that you can solve more questions with full concentration without making any silly mistakes. Okay. Along with that, if you want to understand the board exam pattern, you must go through your chapter structure and marking scheme. Okay. And accordingly, whatever chapters are having higher marks, so you solve those questions more and more time. Those chapters you should give more time, so that you can score the higher percentage, because according to the marking scheme they are having more percentage, okay, for the questions in your board exam. Okay. And during the exam, when you are sitting in the examination hall, each section should be given time according to the weightage of the questions and marking scheme. So like the things which we have written here in points, your strategy should be maximize your score efficiency, and it will be only possible if you are going to solve the easy questions first, which will boost your confidence, and then accordingly you go for other questions which are tough for you, difficult for you. So give time to them also, so that if possible, maybe you might be not remembering those some formulas due to which you are not able to solve that questions. So when you will try at the last, after solving the easy questions, when you will try, it is maybe possible that you might get you might remember those formulas, and which will help you to solve those questions. So in this way you can maximize your score efficiency in the examination hall. And the questions which are difficult, okay, so those questions you need to handle very smartly, because it might be possible that you are not going to get the correct answer, but still when you will try in a neat way and very clarity, you will be getting the step marking. Okay, those will be helping you to increase your marks. Now similarly, if you go for revision techniques, there are certain proven methods to smart revision. You can apply those for your revision time, whatever the last moment. Like you can make short notes, you should go through that, you should solve the questions which need special attention, and at the last minute preparation you must have best practices, that is you should not be overloaded with your studies, or those, you can say, you should be like cool. Okay, in the last moment you study in such a way that it should not be overloaded to your mind, otherwise it becomes difficult to remember the formulas and the theorems, and due to which your marking may get affected. So be very clear while doing your revision part. Okay. Similarly, common mistakes which students do during the examination hall, that they misread the questions. The data, whatever is given in the question, the students write down in, they might be in place of 34, they write 54, due to, you can say, not reading the question carefully. Okay, so that should not be there. Otherwise, even if you know the question, due to the, you can say, misread of the data value, your answer will be different than the one which is being asked in the question. So your question should be read very carefully, and your time management during that 3 hours should be very carefully, that all the sections get marks. All the sections should be given time in such a way that you solve those questions from each section, whichever you are knowing first, and the one which are hard, you give the last minute time to them. Similarly, your last minute study should not be overloading, that you have to be very careful, like I said earlier also. Okay. Then along with that, your focused approach should be there to ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज कैसे बताएगा? सब Yes, sir, ऐसा yes, बता sir. ना, sin थीटा हो, cos थीटा हाँ, tan थीटा हो, ये तो इजीली बता दो, अच्छा रहेगा. sin Sin स्क्वायर थीटा theta प्लस cos cos theta स्क्वायर के थीटा 1 values के क्या? साथ.
ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहता है कि जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के वैल्यूज वगैरह रहते हैं उसको याद करने का जो है ना हमारे पास एक ये रहता है, टेक्निक रहता है। तो उसको मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। अगर आपको एक भी याद हो गया ना साइन का, तो बाकी का कॉस टेन ये सब उससे रिलेटेड ही रहते हैं, उसको याद करना फिर आसान होता। जैसे कि अगर टेंथ लेवल पे बात करूं, टेंथ के भी बच्चे हैं, तो अगर आपको मान लो साइन थीटा का वैल्यू कोई भी दे रखा है, सपोज यहाँ पे मैंने एंगल का वैल्यू यहाँ पे लिया है एंगल्स, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिया है। डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पे सपोज साइन है, कॉस है, टेन है, फिर कॉसेक है, सेक है, और ये कॉट है। तो साइन का अगर मान लो मेरे को वैल्यू याद है, तो साइन जीरो का वैल्यू याद करने के लिए उसके लिए भी एक टेक्निक है। मैं टेक्निक बताता हूँ बच्चों क्या करने का। साइन का वैल्यू अगर आपको लिखना है ना, तो उसको ऐसे कर सकते हैं। टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो 4 क्वाड्रेंट को हम लोग कैसा डिवाइड करेंगे? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इन सब के ऊपर अगर आपने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये सब आपको क्या होने वाले हैं? साइन थीटा का 0 से 90 तक का वैल्यूज दे देंगे। जैसे 0/4 जीरो होता है, तो साइन जीरो का वैल्यू 0 हो गया। 1/4 का अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला तो 1/2 हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यू हो गया। साइन 45 का वैल्यू निकालना है तो 1/√2 आप लिख सकते हो। इसके लिए आप √3/2 लिख सकते हैं, और 4/4 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1। तो इस तरह से ये क्या हो गया? साइन का वैल्यूज आपको दिया। अभी कॉस का क्या लिखना? तो कॉस का क्या होता है, जो साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, तो दोनों का जो एंगल का भी वैल्यूज होता है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट इज जो साइन जीरो का वैल्यू होगा वो कॉस 90 का वैल्यू होगा, और जो कॉस जीरो का वैल्यू होगा वो साइन 90 के बराबर होगा। तो कॉस जीरो का वैल्यू साइन 90 के बराबर 1 हो गया। साइन कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर √3/2 लिख सकते हैं आप। 45 सेम रहता। कॉस 60 साइन 30 के बराबर 1/2 हो गया, और कॉस 90 जो है 0। tan क्या होता है? साइन और कॉस का डिवीजन होता है। डिवीजन ऑफ साइन बाई कॉस विल गिव यू tan। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 विल गिव यू 1/√3। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, सेम सेम है, 1 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, √3 हो गया। 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। उसी तरीके से कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जीरो का रेसिप्रोकल, आप जो भी साइन का वैल्यू दिख रहा है उनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉसेक का वैल्यूज मिल जाएगा। जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 हो गया, √3/2 का 2/√3 हो गया, और 1 का 1 ही हो गया। सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3 हो गया। 1/√2 के लिए √2 लिख सकते हैं आप, 1/2 का 2 लिख सकते हैं। जीरो के लिए नॉट डिफाइंड लिखा जा सकता है। कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो गया। 1/√3 के लिए √3 लिख सकते हैं, 1 है। √3 के लिए 1/√3 लिख सकते हैं, और फिर नॉट डिफाइंड के लिए 0 लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है आपका इजिली आप ये टेबल को याद रख सकते हो। जो खास तौर से टेंथ के बच्चे हैं उनके लिए ये हेल्प करेगा। अगर आप भूल भी गए तो एग्जामिनेशन हॉल में आप इसका हेल्प लेकर के जो है ना, आप अपने वैल्यूज वगैरह लिख सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स और फॉर्मूले जो है 12th के बच्चे भी आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं, जो आपने पूरे साल पढ़ रखा है। नॉट इवन ट्रिग्नोमेट्री, दूसरे जो भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का आप क्या करो, एक छोटे छोटे फॉर्मूले अपने लिए क्या करो, एक एक पेज में वो सारे फॉर्मूले आ जाए। इस तरह से हर एक चैप्टर के लिए एक एक पेज के ऊपर छोटे छोटे फॉर्मूले का लिस्ट बना के रखो, और लास्ट मोमेंट में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि आपका चीजें जो ओवरऑल आपने पढ़ रखा है वो ब्रश अप हो जाएगा। वो सारी चीजें एक बार से रिवाइज हो जाएंगे, तो आपके लिए एग्जाम में उसके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे करना आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर आप लोगों के पास कुछ और क्वेश्चन है तो आप बताइए, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।
हाउ टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ, व्हेन विल वी हैव ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आपको याद करने के लिए जो 3 आइडेंटिटी होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस करने पे, तो उसके लिए भी हम लोग याद करने का जो ट्रिक है मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ उसके ऊपर। ये जो आइडेंटिटीज होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर जो है ना याद करने के ऊपर लेकर के थोड़ा इश्यूज होता है। तो बेस्ट वे तो याद करने का मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे किसी भी फॉर्मूले को या आइडेंटिटी को याद रखने के लिए, वो खुद ही खुद माइंड में सेट हो जाता है। दूसरी चीज, स्टिल आपको याद नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप लोग जो है ना वो ये याद रखो, ये जो हमारा पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी जो है ये कहाँ से आया। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था क्या होता है, साइन और कॉस क्या होता है ना, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो मैंने थीटा ले लिया, तो ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा जो हम लोग लिखते हैं ना, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा के लिए हम लोग बेस बाई हाइपोटेनस लिखते हैं। तो इसी के ऊपर हमारा आइडेंटिटी बना है। तो इन दोनों को आपको समझना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है वो कैसे आया। तो इस ट्रायंगल के बेसिस पे अगर आप इसको याद रखने की कोशिश करोगे, तो इसके ऊपर वो 1 कैसे होता है, आप थोड़ा माइंड में इसको अगर भी करोगे या फिर साइड में प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा अगर आपने किया है तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो रहा है, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपने किया है तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आ गया। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये दोनों इक्वल टू 1 हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हैं। अगर आपको ध्यान में कुछ भी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है, तो आप इस ट्रायंगल के थ्रू याद रख सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग साइन कॉस को कैसे जो है ना रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको याद रखने का ये तरीका है। इसी तरीके से इसका जो दूसरा आइडेंटिटी है, दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको आप डिवाइड कर लो, एक अगर आपको याद है तो दूसरा तीसरा बहुत इजीली आप याद रख सकते हो। डिवाइड 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से किससे भी करेंगे आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टू बोथ साइड्स। अगर आपने इसको डिवाइड किया है साइन स्क्वायर थीटा से, तो 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा आइडेंटिटी हो गया। और इसी के साथ साथ अगर आपने 1 को ही किससे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो आपको तीसरा आइडेंटिटी वहां से मिल जाएगा, बोथ साइड्स। अगर आपने 1 को ही कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका तीसरा आइडेंटिटी है। तो इसको याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीजें आप अपने माइंड में रखोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। एक तो होता है कि प्रैक्टिस, और प्लस जो है ना आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट के साथ आप चीजों को पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे काम जो है ना फास्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें जल्दी हो जाते हैं। उसी तरीके से फॉर्मूले को भी अगर आपको सीखने के इरादे से पढ़ेंगे कि मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे ये आना चाहिए, इस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करोगे तो चीजें जल्दी सेट हो जाएंगी माइंड में, और फिर वो ज्यादा देर तक याद भी रहते हैं। उसके ऊपर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है फिर उनको रिमेम्बर करके रखना। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अपने अभी छोटे से बात को एंड करूंगा। आपके पास कुछ और क्वेश्चंस है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके चैट बॉक्स को, कुछ रहेगा तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, इंटरनल मार्क्स नहीं है, हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, आपको फुल मार्क्स का पेपर रहेगा। कोई बात नहीं बच्चे, आप उसको जो है, जो भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो आप 100 मार्क्स के पैटर्न के हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन करो। आप कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, आप अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो, और होगा। ठीक है, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा आप सभी लोगों के लिए, आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अच्छे से पढ़ाई करो, होप यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स का है तो 80 मार्क्स के लिए आप ट्राई करो। जो भी आपके सेक्शंस है उन सेक्शंस को के क्वेश्चंस का वैरायटी समझने के लिए आप सैंपल पेपर्स वगैरह देख लो, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस किस सेक्शन में आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करो, और बाकी जो बातें हमने डिस्कस किया उसके ऊपर फॉलो करो, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है।
Okay. Anish Kuti sir, do we have further session? We are complete for today. हेलो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हेलो ओके, मैं अंसारी बात कर रहा हूँ, अब्दुल रहमान अंसारी। आई एम अ फिजिक्स टीचर एट एडीसीआई। तो आज मैं आपको फिजिक्स के पेपर कैसे हमको लिखना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा फिजिक्स रिगार्डिंग द फिजिक्स सब्जेक्ट, तो उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का पेपर 17 फेब को है। ओके, तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 डेज बचे हैं। तो अभी 15 डेज में हमको पूरा एक स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे हमें स्टडी करना है और पूरा सिलेबस हमको कवर करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो इसका एक तरीके से आपको एक प्रेशर होता है ना। तो आप बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि आप पूरा साल आप स्टडी किए, हार्ड वर्क किए। ओके, बस आपको अभी आप रिवीजन करना है सिलेबस को। ओके, तो आप सबसे पहले क्या, पेपर जो पैटर्न होता है फिजिक्स का जो है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, तो इसमें नोट्स, तो टोटल मार्क्स हो गया आपके 100 मार्क्स। ओके, देन आपका इसमें 70 मार्क्स का जो है थ्योरी पेपर होता है, और 30 मार्क्स आपके इंटरनल और प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने ठीक तरीके से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो आपको अराउंड 20 प्लस मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे और प्रैक्टिकल्स में। और उसके बाद अब बाकी जो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर है, तो आप पेपर पैटर्न आपको पता होगा। टोटल टाइम आपको मिलता है 3 आवर्स। ठीक है, तो आप इसको आप 3 आवर्स में कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि ये थ्योरी पेपर होता है, इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो आपका अभी इसमें पेपर पैटर्न की बात करेंगे, तो इसमें ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं। तो आपको सेक्शन ए होगा, ये होगा टोटल 18 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपको 10 मार्क्स के जो है MCQ करना होंगे, और बाकी जो 8 मार्क्स है आप इसमें ये जो आपको आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, 1 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है या फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 18 मार्क्स। देन आपका सेक्शन बी होगा, ये होगा आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स इस टोटल 8 क्वेश्चंस करने होंगे, ये टोटल मार्क्स इसको हो जाते हैं 16 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए होंगे। 8 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना ही है, यानी आपको 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑप्शन में दिए होंगे। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आंसर 2 पॉइंट लिखना है, शॉर्ट लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको आ सकते हैं राइट दी फॉर्मूला, डिस्क्राइब फॉर्मूला, डिफाइन, ओके, डिफिनेशन वगैरह, स्टेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हो गए टोटल 16 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन सी जो होगा आपका, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, और आपको 8 मार्क्स 8 क्वेश्चन करना है इसमें। तो ये होगा टोटल मार्क्स 24 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, डेरिवेशन करना है आपको। ठीक है,
कुछ आपको फिगर्स बना के एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में आते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपको। सेक्शन डी होगा लास्ट में, इसमें आपको जो है कुछ करना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन डी में टोटल 12 मार्क्स होते हैं। तो ओवरऑल सेक्शन ए बी सी डी ये हो गया आपके टोटल 70 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आप उसमें 50 मार्क्स तो एटलीस्ट अटेन कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए सेक्शन ए में 10 मार्क्स एमसीक्यू के है और 8 मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। टोटल 18 मार्क्स में से आप तो एटलीस्ट 50 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी सेक्शन बी सी डी में आप तो अगर अटेन करेंगे एटलीस्ट आप 30 मार्क्स अगर इसमें या 35 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपकी जो हो गए आपके 50 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको जो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है ना, जिनके जिनका वेटेज ज़्यादा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका चैप्टर 1 हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, चैप्टर 2 हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। एंड चैप्टर 3 होगा केटीजी, ठीक है। चैप्टर 4 इज थर्मोडायनामिक्स एंड चैप्टर 5 इज ऑसिलेशंस। इसके बाद हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें पेज कैसे, ठीक है, ठीक, ओके। चैप्टर 6 हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर 7 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये 7 चैप्टर जो है, मैं इन सभी को इक्वल वेटेज देता हूँ, 7 मार्क्स फॉर ईच, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 49 मार्क्स, ठीक है। तो आप इसमें से अराउंड 49 to 45 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 45 मार्क्स इसके हो गए और आप 20 मार्क्स इसके काउंट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके अराउंड 65 मार्क्स, ठीक है। मतलब आपको फिजिक्स में आप स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है, आराम से अबाउट 70% आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं आपका, मैं आप ज्यादातर आपको जो क्लास नोट्स होते हैं ना, क्लास नोट्स या फिर आपके जो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, आप क्लास में जो लेक्चर के टाइम में नोट्स बनाते हो तो वही आपको रिफर करना है, क्योंकि आप तो उसी में से आप स्टडी करें तो आप एक रिवीजन होगा आपका, एक यानी माइंड मैपिंग होगा, ठीक है। तो जो जो चीजें आप learn करते हैं ना, तो आपको वापस से आप रिवाइज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो जो आप यूज कर रहे हो मतलब स्टडी मटेरियल, उसमें वही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप नवनीत का 21 भी ले सकते हो, नवनीत का मोस्ट लाइकली 21 होता है। उसमें आपको सेक्शन वाइज पूरे क्वेश्चन आंसर जो है उसमें पैटर्न, उसी पैटर्न में आपको दिए हुए होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हो। प्लस आपको एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के या फिर 10 ईयर्स के आपको पीवाईक्यूज कर लेना है। तो इतना आपको मतलब काफी है फिजिक्स में स्कोर करने के लिए। तो आप जब पीवाईक्यू करोगे तो आपको खुद ही आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं, ना? तो आपको एक जजमेंट हो जाएगा और आप उसी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करोगे, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आपको डेली मतलब जो स्ट्रेटेजी है हमारा, तो उसमें आपको डेली 2-3 आवर्स तो देना ही है फिजिक्स के लिए, ठीक है। हाँ, आप जो स्टडी का जो आप एक टाइम मतलब मैनेज कीजिए और उसमें जो टेक्निक्स बता रहे थे हमको, पूरा सिलेबस टोटल आपके 16 चैप्टर्स हो गए,
वो पूरे कवर करना है 15 डेज के ऊपर। मतलब हर चैप्टर का आपको पढ़ना ही ओवरऑल एवरेज मतलब, या फिर आप सारे कंसेप्ट कंसेप्ट आप रिवाइज करो। मतलब थ्योरी पार्ट में आपको कंसेप्ट ही लिखना है, ठीक है। और प्लस के कंसेप्ट आप अपने मतलब रोड ऐसा कुछ ऐसा रट्टा नहीं मारना है उसको कंसेप्ट में, ठीक है। हाँ, आप जो है कंसेप्ट आपको मतलब माइंड में क्लियर है, कंसेप्ट आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। और मतलब कि शॉर्ट में आप कंसेप्ट लिख सकते हो, टू द पॉइंट लिखना है। सबसे मेन बात ये है, जो भी आंसर लिखना है हमको तो टू दी पॉइंट लिखना है, ठीक है। मतलब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, या फिर आप ऐसा पॉइंट वाइज लिख सकते हो आंसर, ठीक है। तो उसमें मतलब एक इन शॉर्ट में मतलब आपके सारे पॉइंट्स आएंगे आंसर में, ठीक है। तो आप कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो क्योंकि इतना एग्जामिनर जो है वो भी चेक करेगा, तो जो मेन की पॉइंट्स है वो उन्हीं के ऊपर वो अ, उन्हीं के बेस पे वो मार्क्स देगा, ठीक है। तो अ, दूसरी बात के न्यूमेरिकल्स जो है तो आपको करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया कि ये जो आपके टोटल आउट ऑफ 16 में से ये 7 चैप्टर इनका वेटेज जो है ज्यादा है, तो आप इन्हें अगर आपको इन शॉर्ट में करना है तो ये पूरे जो 7 चैप्टर्स है आप उनका फुल मतलब न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी से पूरा A to Z आप कंप्लीटली वो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आप इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है अभी, ठीक है। और अगर कुछ कंसेप्ट नहीं आ रहे तो आप वन शॉट भी देख सकते हो, ठीक है। वन शॉट वीडियोज है बहुत सारे अवेलेबल। तो मतलब एक हर एक टॉपिक को आपको मतलब रिवाइज करना ही है, कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा 15 डेज में आपका फिजिक्स का पूरा आपको पेपर डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरा ईयर जो है पढ़ाई की है। तो इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है और रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है लर्निंग और स्टडी के फिजिक्स के पेपर। किसी को कुछ अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस? इतना जो भी पॉइंट्स हैं, अगर आप कुछ पूछना है तो पूछिए। कुछ डाउट्स है आपको फिजिक्स में, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है स्टडी का इसमें आपको? इक्वल है सिमिलरली। कॉमर्स सेशन नहीं होगा, कॉमर्स में नहीं। आपका केमिस्ट्री का हो गया आपका, और अभी मैथ्स का सर ने आपको एक्सप्लेन किया स्टडी टेक्निक्स। ये लास्ट सेशन है फिजिक्स का। ठीक है, 20। तो मीटिंग ओवर करते हैं, ठीक है, ओके। सर Sir, any questions? Any final questions before we close this? स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है क्या? I like better. Shall we end the lecture?
The recordings will be available at the link given in the chat box, tinyurl.com/mfird. So thanks everyone for joining, and Jazakumullah khair all the speakers. So inshallah we'll have further sessions on subsequent weekends, inshallah. Okay, so with this we close the session. Thanks everyone. Assalamu alaikum.